गुड इवनिंग एवरीवन। वी को हमारा एकेडमी का ऑनलाइन लर्निंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्स पार्ट सेकेंड। पिछले दिन हम लोग देखे थे यूनिवर्स में देखे थे यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, उसके ओरिजिन के रिलेटेड कुछ हाइपोथेसिस थी, कुछ थ्योरीज थी, हमने उसको देखा। तो जब हम यूनिवर्स को समझ गए, जब हम ब्रह्मांड को समझ गए, तो उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रह्मांड के अंदर क्या है। ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर एक एक पार्टिकल को हम लोग डीपली डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड के अंदर क्या है, सोलर सिस्टम, सौरमंडल। तो सौरमंडल क्या होता है, तो सौरमंडल जो हमारा है उसमें बेसिकली एक स्टार है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हमारा सन। एक स्टार है जिसको हम कहते हैं सन, सूर्य है हमारा। उसके बाद 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, 8 ग्रह हैं। उसके बाद 200 से अधिक मून्स हैं, चंद्रमा है। इसका क्या मतलब हुआ, मून का मतलब बेसिकली हुआ नेचुरल सैटेलाइट। क्या हुआ, नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट। उसके बाद एस्टेरॉइड है। एस्टेरॉइड क्या होते हैं, तो एस्टेरॉइड बेसिकली माइनर प्लैनेट्स होते हैं, छोटे प्लैनेट्स होते हैं जो सन के अराउंड ऑर्बिट करता है। ठीक है, ये भी प्लैनेट के जैसा ही सूर्य के अराउंड चक्कर लगाता है। क्या लगाता है, एस्टेरॉइड भी। पर एस्टेरॉइड अभी इतना बड़ा नहीं हो गया है कि उसको हम एक प्लैनेट कह पाएं। ठीक है, वो छोटा बॉडी होता है, प्लैनेट से छोटा, और उसका कोई एक फिक्स्ड पाथ नहीं होता है। बेसिकली वो मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट पाया जाता है, उस बेल्ट से ये सन के अराउंड रोटेट करता है। तो बेसिकली एस्टेरॉइड क्या है हमारा, ये हमारा माइनर प्लैनेट्स है। ठीक है, फिर हमारे सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड है। एस्टेरॉइड के बाद क्या है, कॉमेट्स है। कॉमेट्स क्या होता है, कॉमेट्स बेसिकली जब कभी आसमान में हम देखेंगे ना, तो हमको ऐसा दिखता है कि एक सब्सटेंस है जैसा, कुछ ऐसा पुंज के जैसा है और ये चमकता हुआ जा रहा है। ठीक है, इसी को हम कॉमेट कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो ये बेसिकली बर्फ का टुकड़ा होता है, आइसी बॉडी होता है। ठीक है, आइसी बॉडी होता है। तो जब बर्फ को, अगर हम देखे होंगे, आप गौर किए होंगे, अगर बर्फ को फ्रीज से बाहर निकालते हैं तो वो वेपर छोड़ता है, गैस छोड़ता है। उसी प्रकार जब ये आइसी बॉडी जब सन के आसपास आता है, सन के इन्वायरमेंट में आता है, तो सन के इन्वायरमेंट में आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसी टेम्परेचर बढ़ने से ये गैस रिलीज करता है, जो गैस हमको एक ऐसा टेल के जैसा दिखता है। इसलिए हम कहते हैं कॉमेट का एक टेल होता है। ठीक है, पर कॉमेट बेसिकली क्या है, तो कॉमेट बेसिकली एक आइसी बॉडी है। ठीक है, बर्फ का एक गोला है। उसके बाद और हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, और हमारे यूनिवर्स में क्या है, तो आइए देखते हैं। और है मेटेरॉइड। मेटेरॉइड क्या होता है, तो मेटेरॉइड भी कुछ नहीं है, बस एक गोला है। कैसा, एस्टेरॉइड से भी छोटा। हम क्या देखे थे कि प्लैनेट के जैसा ही एस्टेरॉइड है। ठीक है, और एस्टेरॉइड को अगर और छोटा हम कर दें तो वो क्या है, वो मेटेरॉइड है, जो स्पेस में होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मीटियोर। तो मीटियोर क्या होता है, मीटियोर भी मेटेरॉइड ही होता है, पर मीटियोर तब कहलाएगा जब वो किसी भी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगा। ठीक है, अब ये किसी भी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो ग्रेविटी के कारण इसमें क्या होगा, आग लग जाता है। ठीक है, तो मीटियोर जो होगा कि कैसा होगा, ये जलता हुआ होगा, बर्निंग। ठीक है, मेटेरॉइड जब एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा किसी भी प्लैनेट के, अर्थ नहीं, किसी भी प्लैनेट के, तो क्या कहलाएगा, मीटियोर कहलाएगा। और मीटियोर जल जाता है ग्रेविटी के कारण, उसमें फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण उसमें फायर लग जाता है, आग लग जाता है। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा। तो एक्चुअली वो तारा नहीं टूट रहा होता, वो क्या होता है, वो मीटियोर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा, शूटिंग स्टार। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मेटेरॉइड। तो मेटेरॉइड क्या होता है, तो मेटेरॉइड ही बस सेम मेटेरॉइड ही है, पर जब ये एटमॉस्फेयर में था, जब इसमें आग लगा था, तो इसको हम कहते थे मेटियोर। और जब यही मेटियोर सर्वाइव कर जाता है आग को और किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे जाकर के स्ट्राइक कर जाता है, यानी ये हमारा प्लैनेट है, इसके सरफेस पे अगर ये आ गया यही मेटियोर, तो इसको हम लोग कहते हैं मेटेरॉइड। इसको क्या कहेंगे, मेटेरॉइड। बेसिकली ये तीनों है सेम चीज। अगर वो स्पेस में है तो मेटेरॉइड, अगर वो एटमॉस्फेयर में है तो मेटियोर, और अगर वो सरफेस में आ गया किसी भी प्लैनेट के तो उसको हम कहेंगे मेटेरॉइड। ठीक है, उसके बाद है डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, छोटे छोटे कण, वो हम पूरे ब्रह्मांड में फैले हैं, पूरे स्पेस में फैले हैं। उसके बाद गैसेस हैं। ठीक है, और भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो बेसिकली यही हमारे यूनिवर्स में, यही हमारे सोलर सिस्टम में है। तो आज का क्लास में हम यही करेंगे कि इसको, चलिए, तो पहला हमारा था स्टार्स। स्टार क्या होता है, तारे। तो तारे बेसिकली क्या होते हैं, ये हेवनली बॉडीज हैं। ठीक है, हेवनली बॉडीज मतलब स्पेस का बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, और इसमें क्या खासियत है, तो इसमें खासियत ये होता है कि हॉट बर्निंग गैसेस का बना होता है। ये क्या का बना होता है, गैसेस का बना होता है। बेसिकली मेनली इसमें जो गैसेस होते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोजन हीलियम कंटिन्यूअस फ्यूजन और फिजन रिएक्शन करते रहते हैं। फ्यूजन और फिजन में क्या अंतर है, तो बेसिकली फ्यूजन में क्या होता है कि दो एटम मिलकर के एक बड़ा एटम बनाता है। ठीक है, और फिजन में क्या होता है, एक बड़ा एटम टूट करके दो छोटे छोटे एटम बनाता है। ठीक है, तो ये दो तरह का रिएक्शन स्टार में कंटिन्यूअस चलते रहता है। ठीक है, फ्यूजन से क्या होगा, फ्यूजन से हाइड्रोजन हीलियम में बन जाएगा, और फिर फिजन रिएक्शन से क्या होगा, हीलियम वापस से
हाइड्रोजन में अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन जब स्टार में होता है तो हम ये जानते हैं कि जब भी फ्यूजन रिएक्शन होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी इमिट करता है, बहुत ही ज़्यादा पावर इससे रिलीज होता है। ठीक है, अब वही एनर्जी इमिट होने के कारण स्टार क्या करता है, स्टार से लाइट निकलता है, उसका रोशनी होता है। तो वही रोशनी जो होता है, यही रोशनी हमारे पूरे सोलर सिस्टम में या पूरे यूनिवर्स में सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में स्टार के अलावा कहीं भी लाइट नहीं है। लाइट कहाँ से आता है, स्टार से आता है। और स्टार के पास लाइट कैसे आता है, तो फ्यूजन रिएक्शन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अब एनर्जी भी इमिट कर रहा है, तो इस कारण से स्टार में क्या हुआ, एनर्जी भी हुआ। ठीक है, तो बस स्टार क्या है, तो बस स्टार बस एक सेलेस्टियल बॉडी है जिसका खुद का लाइट है और खुद का एनर्जी है। और पूरे यूनिवर्स में या पूरे सोलर सिस्टम में जो एनर्जी का सोर्स है वो स्टार होता है। तो हमारे सोलर सिस्टम के केस में ये क्या होगा, हमारे सोलर सिस्टम के केस में स्टार जो है, हमारे पास एक ही स्टार है, वो है सन। तो हमारे सोलर सिस्टम के केस में जो एनर्जी का सोर्स है वो क्या होगा, सन होगा। ठीक है, स्टार क्या का बना होता है, बर्निंग गैसेस का बना होता है, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम का, और इसमें कंटिन्यूस प्रोसेस होते रहता है फ्यूजन और फिजन का। ठीक है, उसके बाद हर एक स्टार का एक कलर होता है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कोई स्टार है वो वॉयलेट कलर का है, कोई स्टार येलो कलर का है। ठीक है, इससे हमारा क्या तात्पर्य है, इससे हमारा बेसिकली यही मतलब है कि कोई भी स्टार का कलर ऑफ स्टार बेसिकली इंडिकेशन होता है स्टार के टेम्परेचर का। क्या का, इंडिकेशन ऑफ इट्स टेम्परेचर। ठीक है, और ये सवाल आपका एक बार इंडिया के पेपर में ये आया था, इंडिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, कि स्टार का कलर क्या दर्शाता है। तो स्टार का कलर बेसिकली उसका टेम्परेचर दर्शाता है। ठीक है, और ये भी विबजियोर के पैटर्न को फॉलो करता है, जो पैटर्न हमारा रेनबो फॉलो करता है, वेवलेंथ फॉलो करता है। तो उसी तरह स्टार भी उसी पैटर्न को फॉलो करता है। किस पैटर्न को, विबजियोर को। ठीक है, यानी कोई स्टार अगर वॉयलेट कलर का है तो वो मैक्सिमम उसका टेम्परेचर होगा, वो मैक्सिमम होगा, वो ज़्यादा होगा। और अगर कोई स्टार रेड कलर का है तो उसका टेम्परेचर इन बाकी कलर्स के कंपैरिजन में कम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि रेड कलर है तो वो स्टार ठंडा होगा, नहीं, स्टार वो गर्म होगा, पर इनके कंपैरिजन में उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो बस ये स्टार का कलर ये इंडिकेट करता है। ठीक है, उसके बाद जब हम स्टार का कलर देख लिए, स्टार के कुछ फीचर्स देख लिए, तो उसके बाद स्टार्स का हम साइज देखते हैं कि स्टार के साइज से क्या फर्क पड़ता है। तो एक वैज्ञानिक थे, चंद्रशेखर, भारत के ही थे, उन्होंने एक यूनिट दिया था स्टार के मास को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब स्टार के मास को तो हम नॉर्मल किलोग्राम या टन में तो मेजर नहीं करेंगे उतना बड़ा बॉडी को, तो उसको हम मेजर करते हैं चंद्रशेखर लिमिट में। किसे मेजर करते हैं, चंद्रशेखर लिमिट में। आइए देखते हैं वो क्या होता है। चंद्रशेखर लिमिट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CSL, C फॉर चंद्र, S फॉर शेखर एंड L फॉर लिमिट। तो 1 CSL इज इक्वल टू 1.44 टाइम्स द मास ऑफ सन। ठीक है, ये क्या है, ये बस एक यूनिट है। जैसे किलोग्राम हम नॉर्मली यूज करते हैं मास को मेजर करने के लिए, अगर किसी बॉडी का मास को या वेट को मेजर करना है तो हम यूनिट देते हैं किलोग्राम। तो उसी तरह अगर हमको बड़े बॉडीज का मास मेजर करना है तो ये बस यूनिट है चंद्रशेखर लिमिट। इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1.44 टाइम्स द मास ऑफ सन। ठीक है, तो ऐसे हम स्टार को कैसे डिवाइड करेंगे, तो ऐसे हम स्टार को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा स्मॉल स्टार। ठीक है, स्मॉल स्टार वो होता है जिसका मास 1 चंद्रशेखर लिमिट से छोटा हो। ठीक है, यानी सबसे छोटे वाले स्टार। उसके बाद हमारे पास आता है एक मिडिल स्टार जिसका मास 1 चंद्रशेखर लिमिट से तो ज्यादा हो, पर 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन से कम हो। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा टाइप है लार्ज स्टार, जो सबसे बड़े वाले स्टार होते हैं। सबसे बड़े वाले स्टार, उनका मास कितना होगा, उनका मास 3 टाइम्स ऑफ चंद्रशेखर लिमिट से भी ज्यादा होगा, 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन से भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो बेसिकली स्टार को साइज के हिसाब से हम 3 पार्ट में बांटते हैं, स्मॉल स्टार, मिडिल स्टार, लार्ज स्टार। इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है वो हमें भी एज ऑफ स्टार में देखेंगे। ठीक है, पर अभी तक ये देख लेते हैं कि स्टार को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जिसका मास चंद्रशेखर लिमिट से भी छोटा होगा,
दूसरा जिसका मास 1 चंद्रशेखर लिमिट से लेकर 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन के बराबर होगा, और तीसरा जो 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन से भी बड़ा होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या। चलिए, तो हमने क्या किया था लास्ट स्लाइड में हमने ये किया कि हमने स्टार को उसके साइज के हिसाब से डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में, स्मॉल स्टार, मिडिल स्टार और लार्ज स्टार। ठीक है, तो इस डिवीजन का क्या सिग्निफिकेंस था, हमने ये ऐसा क्यों डिवाइड किया, आइए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमारा टॉपिक है एज ऑफ स्टार या लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। ठीक है, स्टार का लाइफ साइकिल। ठीक है, इसको देखते हैं, यानी कि स्टार अभी किस स्टेज में, नेक्स्ट स्टेज में क्या बनेगा, तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास था स्मॉल स्टार। ठीक है, और हम ये सब जानते हैं कि जो भी चीज़ हमारे यूनिवर्स में क्रिएट हुआ है वो क्रिएट किससे हुआ है, नेबुला से हुआ है। ठीक है, तो स्मॉल स्टार नेबुला बनने के बाद क्या बनता है, एक प्रोटोस्टार बनेगा। बेसिकली प्रोटोस्टार क्या होता है, यंग स्टार। ठीक है, स्टार का छोटा सा रूप। प्रोटोस्टार बनने के बाद क्या होगा, प्रोटोस्टार बनने के बाद छोटा वाला स्टार बनेगा रेड जायंट। ठीक है, और सन जो है हमारा वो रेड जायंट के स्टेज में है अभी करंटली। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि रेड जायंट होने के बाद धीरे धीरे वो स्टार फ्यूजन करना बंद कर देगा। ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन बंद हो जाएगा। तो अब फ्यूजन रिएक्शन बंद हो जाएगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो लास्ट स्लाइड में हम लोग देखे थे उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे ये फर्क पड़ेगा कि वो एनर्जी इमिट करना बंद कर देगा। तो जब इस स्टार से एनर्जी नहीं निकलेगा, जब स्टार से एनर्जी नहीं निकलेगा तो ये स्टार धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे डेड स्टार हो जाएगा, यानी ये स्टार मर जाएगा। ठीक है, और इसी का नाम है व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, ये व्हाइट कलर का हो जाएगा और इसका साइज धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ, मतलब सफेद बौना। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ, बेसिकली ये एनर्जी इमिट करना बंद कर दिया। इसी का अलग अलग नाम है फॉसिल स्टार और डेड स्टार, इसी को हम कहते हैं। ठीक है, आइए उसके बाद हमारे पास मिडिल वाला स्टार जिसका मास 1 चंद्रशेखर से लिमिट से लेकर के मास ऑफ 3 टाइम्स ऑफ सन के बीच में था। ठीक है, वैसा स्टार क्या होगा, तो नेबुला जब वैसा फॉर्म हुआ है तो उसके बाद अपने नेक्स्ट स्टेप में वो बनाता है रेड सुपर जायंट। ठीक है, यानी रेड कलर का गोला रहेगा जो रेड जायंट से बड़ा था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद एक विस्फोट होता है, एक एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन को हमने नाम दिया है सुपरनोवा। क्या नाम दिया है, सुपरनोवा। तो जब रेड सुपर जायंट में सुपरनोवा होगा, जब इसमें एक्सप्लोजन होगा, तो उस एक्सप्लोजन होने के बाद ये स्टार या रेड सुपर जायंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, ये न्यूट्रॉन को इमिट करने लगेगा। और न्यूट्रॉन स्टार को हम एक और नाम से जानते हैं, पल्सर स्टार। क्या नाम से जानते हैं, पल्सर स्टार। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे एज पार होगा, टाइम क्रॉस करेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये स्टार किसी एक पॉइंट में आसपास अपने आसपास का मास को इंटरमर्ज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और जब ये किसी एक पॉइंट पे मास को इंटरमर्ज करना स्टार्ट करेगा तो फाइनली ये जाकर के ब्लैक होल में बदल जाएगा। ठीक है, ब्लैक होल भी वही होता है, अपने आसपास का वस्तु को अपने अंदर खींच लेता है। इवन कहा जाता है कि लाइट भी उससे स्केप नहीं करता है। तो बस वही होगा कि एक पॉइंट में अपना सारा मास उसके अंदर खींच लेगा और खींचने के बाद ये क्या बन जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। और ब्लैक होल में हम जानते हैं कि ग्रेविटी उसका इन्फिनिटी होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो फाइनली जो मिडिल स्टार था वो क्या बन जाएगा, लास्ट में ब्लैक होल बन जाएगा। तो आइए उसके बाद देखते हैं हमारा लार्ज स्टार जिसका मास 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन से भी ज्यादा था, यानी सबसे बड़ा वाला। तो वैसा स्टार क्या होगा, तो वैसा स्टार भी सिमिलरली मिडिल वाले स्टार के जैसा ही रेड सुपर जायंट बनाएगा अपने पहले स्टेप में। ठीक है, उसके बाद इसमें भी एक एक्सप्लोजन होगा जिसको हम सुपरनोवा कहते हैं। और सुपरनोवा होने के बाद ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बीच में कोई भी स्टेप नहीं बनाएगा, कोई भी न्यूट्रॉन स्टार, कोई भी पल्सर स्टार नहीं बनाएगा। ये क्या होगा, ये डायरेक्टली ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लिए क्या सिग्निफिकेंस था, क्यों, क्योंकि साइज के बेसिस से ही इनका अगला स्टेप डिसाइड होता है कि ये स्टार क्या बनने वाला है। तो सबसे छोटा वाला स्टार क्या बनेगा, लास्ट स्टेज में व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। बाकी मिडिल स्टार और लार्ज स्टार क्या बनेंगे लास्ट में, ये लास्ट में ब्लैक होल बनेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार को देखने के बाद हम देखते हैं हमारे सोलर सिस्टम का स्टार। तो हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा स्टार है, एकमात्र स्टार है सन। आइए कुछ सन के बारे में देखते हैं। तो चूंकि सन स्टार है तो इसलिए सन का क्या होगा, खुद का लाइट होगा और खुद का एनर्जी होगा। ठीक है, ओन लाइट ओन एनर्जी, और यही लाइट यही एनर्जी हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सोर्स बनेगा। ठीक है, एनर्जी का सोर्स भी यही लाइट आएगा, इस सन के द्वारा ही। ठीक है, और एनर्जी हमारे पूरे सोलर सिस्टम में कहाँ से आएगा, सन से आएगा। ठीक है, अब सन चूंकि स्टार है तो सन स्टार का क्या का बना होता है, हम लोग देखे ही थे, हाइड्रोजन और हीलियम का। तो सन भी क्या का बना होगा, हाइड्रोजन और हीलियम का। बेसिकली क्या होता है, ये बर्निंग गैसेस होते हैं। ठीक है, बर्निंग गैसेस। ठीक है, यानी क्या होगा, ये बेसिकली आग का गोला होगा। ठीक है, अगर इसकी टेम्परेचर की अगर हम बात करें सन की, तो सन का टेम्परेचर कोर में यानी सन के इंटीरियर में ये होता है लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और सन के आउटर सरफेस
यानी कोरोना में, कोरोना क्या होता है, सन का आउटर मोस्ट लेयर होता है, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो इस लेयर में क्या होगा सन का टेम्परेचर, ये लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, ये सन का टेम्परेचर है। और अगर सन की एज के बारे में बात करें तो सन का एज लगभग 5 बिलियन ईयर्स है, 5 बिलियन ईयर्स है, 5 बिलियन ईयर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं सन का स्ट्रक्चर। आखिर सन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो बेसिकली सन के स्ट्रक्चर को हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितने पार्ट में, 6 पार्ट में। पहला क्या है, कोरोना, दूसरा क्रोमोस्फेयर, तीसरा फोटोस्फेयर, चौथा कन्वेक्शन जोन, पांचवा रेडियो एक्टिव जोन और छठा कोर, ठीक है। कैसे डिवाइड करते हैं आइए देखते हैं। ये सपोज करते हैं ये हमारा सन है और ये सन का सरफेस है, ठीक है, वो सन का सरफेस है। तो सरफेस के ऊपर किसी भी बॉडी का क्या होता है, एटमोस्फेयर होता है, ये सब हम जानते हैं। तो सन का एटमोस्फेयर जो है वो 2 लेयर में डिवाइडेड है। कितने लेयर में, 2 लेयर में, ठीक है। उसके बाद सन का जो इंटीरियर है वो 3 लेयर में डिवाइड है। कितने लेयर में, 3 लेयर में, 1 2 और ये हमारा सेंटर वाला 3, ठीक है। तो टोटल कितने लेयर्स हो गए, एक हमारा सेंटर पहला लेयर, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये हमारा फोर्थ सरफेस, ये फिफ्थ हमारा अंदर वाला एटमॉस्फेयर और सिक्स्थ हमारा आउटर एटमॉस्फेयर। तो टोटल सन को हम 6 पार्ट में 6 लेयर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे आउटर लेयर जो था, जो 6 नंबर पे इस फिगर में दिख रहा है, वो क्या है, वो है कोरोना। क्या है, कोरोना। इसी को हम आउटर लेयर ऑफ सन कहते हैं, ठीक है। और जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण को हम आगे देखेंगे। बेसिकली सूर्य ग्रहण क्या होता है कि चंद्रमा, पृथ्वी और अर्थ और सन के बीच में चंद्रमा आ जाता है। क्या आ जाता है, मून आ जाता है, जिसके कारण सन का जो लाइट है जो अर्थ पे आ रहा था, उस लाइट को ये इफेक्ट कर देता है, उसको बाधित करता है, लाइट को यहाँ तक नहीं पहुंचने देता है। तो सन हमको पूर्ण चंद्रग्रहण के टाइम पे कैसा दिखता है सूर्य, तो सूर्य हमको एक रिंग के टाइप का दिखता है, ठीक है, सूर्य हमको ऐसा दिखता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो लेयर जो सन का वो दिखता है ना, यही लेयर ये कोरोना है, छठा लेयर। सन का सिर्फ बाहर वाला लेयर हमको सूर्य ग्रहण के टाइम पे दिख पाता है, ठीक है। तो पहला लेयर हो गया हमारा कोरोना। उसके बाद दूसरा है हमारा क्रोमोस्फेयर, ठीक है। तो क्रोमोस्फेयर जो लेयर है सन का, ये रेड कलर का है, और सन हमको रेड इसलिए दिखता है क्योंकि क्रोमोस्फेयर के कारण, क्योंकि क्रोमोस्फेयर जो है वो रेड कलर का है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है हमारा फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर क्या होता है, तो फोटोस्फेयर ये जो सरफेस है ना, इसको हम लोग कहते हैं फोटोस्फेयर। तो फोटोस्फेयर बेसिकली क्या है, तो ये सरफेस है सन का, सरफेस। जैसे हमारे पृथ्वी के सरफेस को हम क्या कहते हैं, हम लोग लैंड कहते हैं, ठीक है। उसी तरह सन का सरफेस क्या है, फोटोस्फेयर है। उसके बाद ये जो 3 लेयर हुए, कन्वेक्शन जोन, रेडियो एक्टिव जोन और कोर, ये क्या हुए, इंटीरियर। तो सबसे पहले क्या आएगा, जैसे ही सन में हम फोटोस्फेयर से अंदर जाएंगे तो सबसे पहले हमको मिलेगा कन्वेक्शन जोन। कन्वेक्शन जोन के बाद हमको क्या मिलेगा, रेडियो एक्टिव जोन मिलेगा। और ये हम सब जानते हैं कि रेडियो एक्टिव जोन क्यों होता है, तो रेडियो एक्टिव जोन होता है फ्यूजन के कारण। ध्यान दीजिएगा, फ्यूजन के कारण। फ्यूजन रिएक्शन कभी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रिलीज नहीं करता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों रिलीज होता है, फ्यूजन के कारण। इसलिए सन पे फ्यूजन और फ्यूजन दोनों रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। सन के आउटर एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं फ्यूजन रिएक्शन, और सन के रेडियो एक्टिव जोन में हम देखते हैं फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद सबसे सेंटर पे जो है हमारा वो है कोर, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि कोर जो है ये प्लाज्मा स्टेट में है। कौन से स्टेट में, प्लाज्मा स्टेट में। स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं ना 5 टाइप के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये वही चौथा लेयर है प्लाज्मा स्टेट में, ठीक है। बेसिकली यही है सन का स्ट्रक्चर। और ऐसा कहा जाता है कि सन जो है 99% सोलर सिस्टम का मास जो है वो सन में ही है, ठीक है। तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं बाकी सारे प्लैनेट्स कितने छोटे छोटे हैं सन के कंपेरिजन में, ठीक है। तो सन को हमने देख लिया, सन क्या था, स्टार था। स्टार होने के कारण ये क्या कर रहा था, खुद का लाइट था, खुद एनर्जी इमिट कर रहा था, ठीक है। अभी क्योंकि एनर्जी का सोर्स हमारे पास बस सन ही है, तो सारे प्लैनेट में एनर्जी कहाँ से आएगा, सन से आएगा। अब सन चूंकि स्टार है तो ये क्या का बना होगा, हाइड्रोजन और हीलियम का बना होगा, ठीक है। और सन का एज कितना है, 5 बिलियन ईयर्स इसका एज है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ सन देखा, हमने टेम्परेचर सन का देखा, कोरोना पे कितना था, 6000 डिग्री सेल्सियस, और इसके सेंटर पे कोर पे कितना था, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी कि लगभग 1.5 करोड़, ठीक है। अच्छा, ये जो कोरोना है हमारा, जो अभी कुछ दिन पहले जो पैंडेमिक फैला था कोरोना वायरस, वो इसी कोरोना के नाम पे रखा गया है। क्यों, क्योंकि जो कोरोना वायरस को माइक्रोस्कोप में जाकर ऑब्जर्व किया गया तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही था जैसा सन का आउटर लेयर का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए उसका नाम भी कोरोना है। तो इसी के नाम पे उसका नाम कोरोना रखाया था, ठीक है। उसके बाद कोरोना के बाद क्रोमोस्फेयर होता है, क्रोमोस्फेयर रेड कलर का है जिसके कारण सन हमको लाल दिखता है, ठीक है। उसके बाद फोटोस्फेयर क्या था, सन का सरफेस है। उसके बाद सन के इंटीरियर में 3 जोन है,
ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात यही है कि सन के इंटीरियर में रेडियो एक्टिव जोन है, वहाँ पे कैसा होता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है, फ्यूजन नहीं होता है। बाकी एटमॉस्फेयर में फ्यूजन रिएक्शन होता है। तो चलिए, ये हमारा सन था। सन के बाद हम प्लैनेट्स को देखेंगे। चलिए, तो सन को देखने के बाद अब हम अपने सोलर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। तो सन के बाद और हमारे सोलर सिस्टम में क्या था, अगर उसको साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो टेबल कुछ इस प्रकार है, वो सीरीज कुछ इस प्रकार है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा क्या था, सन, ये सबको पता है। उसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, देन यूरेनस, नेपच्यून, फॉलोड बाय अर्थ, वीनस, मार्स। उसके बाद गैनीमेड। गैनीमेड क्या है, तो गैनीमेड एक्चुअली जुपिटर का एक मून है। व्हाट इज गैनीमेड, तो गैनीमेड एक्चुअली जुपिटर का मून है, ठीक है। गैनीमेड के बाद आता है टाइटन। टाइटन सैटर्न का मून है, सैटर्न्स मून। उसके बाद आफ्टर टाइटन देन देयर इज मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी क्या है, सबसे छोटा प्लैनेट है, ये सब जानते हैं। तो मर्क्यूरी से बड़ा भी दो मून्स हैं, गैनीमेड और टाइटन। आफ्टर मर्क्यूरी देयर इज कैलिस्टो। कैलिस्टो इज ऑल्सो जुपिटर मून, इट इज ऑल्सो जुपिटर्स मून। देन कम लो, लो इज ऑल्सो जुपिटर्स मून। उसके बाद है मून, ये हमारा है अर्थ वाला मून, अर्थ मून। देन देयर्स यूरोपा, यूरोपा इज ऑल्सो जुपिटर्स मून। ये टेबल, ये सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार ये मून के साइज, मून को साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए पेपर में आ गया था, ठीक है। तो सबसे बड़ा मून हमारे पूरे सोलर सिस्टम में क्या है, गैनीमेड। उसके बाद टाइटन, फिर कैलिस्टो, लो, उसके बाद अर्थ वाला मून और फिर यूरोपा, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मर्क्यूरी से भी बड़ा है ये दो मून, गैनीमेड और टाइटन, ठीक है। तो सन को हमने कल ब्रीफली देख लिया था। आज हम ब्रीफली देखते हैं प्लैनेट्स को, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स एंड मर्क्यूरी। तो प्लैनेट्स क्या होता है, तो आइए देखते हैं। प्लैनेट्स बेसिकली बॉडीज होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और वो बॉडीज का खुद का एनर्जी नहीं होता है, खुद का लाइट नहीं। चलिए, तो बेसिकली ये हमारा सोलर सिस्टम का डायग्राम है। ये हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं अपने साइंस के क्लासेस में, ठीक है, कि सोलर सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले हमारा सन है। सन से करीबी जो सबसे पहले जो प्लैनेट आता है वो है हमारा मर्क्यूरी, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बाद है वीनस। आफ्टर वीनस हमारा अर्थ, जिसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। उसके बाद मार्स, ठीक है। उसके बाद एक बेल्ट आता है। बेल्ट में जो ब्लैक डॉट दिख रहा है ये एक्चुअली एस्ट्रॉइड है। एस्ट्रॉइड क्या होता है, कल हम बताए थे कि छोटे छोटे प्लैनेट्स होते हैं वो एस्ट्रॉइड होते हैं, माइनर प्लैनेट्स, ठीक है। तो ये बेल्ट है। बेल्ट के बाद हमारे पास हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर आता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जुपिटर का जो ऑर्बिट है, जुपिटर का जो पाथ है, उस पाथ में भी कुछ एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। इस एस्ट्रॉइड को बेसिकली हम कहते हैं फ्रोजन एस्ट्रॉइड, क्योंकि ये जो एस्ट्रॉइड जो जुपिटर के ऑर्बिट में पाए जाते हैं वो एस्ट्रॉइड बर्फ के होते हैं, तो इनको हम फ्रोजन एस्ट्रॉइड कहते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास सैटर्न है। उसके बाद फिर यूरेनस है, और लास्ट में फिर नेपच्यून है। कुछ साल पहले तक प्लूटो भी हुआ करता था, सबसे छोटा प्लैनेट प्लूटो हुआ करता था, ठीक है। पर प्लूटो को अब हम प्लैनेट कंसीडर नहीं करते हैं। क्यों कंसीडर नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि प्लूटो वहां से चला गया, प्लूटो अभी भी वहीं पे है, पर इसको प्लैनेट इसलिए हम कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि प्लूटो का क्या था कि वो अपने ऑर्बिट को ना फॉलो कर करके वो कभी कभार नेपच्यून के ऑर्बिट में आ जाता था, ठीक है। पर प्लैनेट का सबसे बड़ा कंडीशन ये होता है कि प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक है। तो जब इस कंडीशन को प्लूटो फुलफिल नहीं करने लगा तो प्लूटो को हम प्लैनेट की कैटेगरी से हटा करके ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में ऐड कर दिए, ठीक है। पर प्लूटो है अभी भी वहीं पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इन प्लैनेट्स को। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो ये चार छोटे छोटे प्लैनेट्स है, ठीक है, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट और सन के बीच में है, इनको हम कहते हैं इंटीरियर प्लैनेट। क्या कहते हैं, इंटीरियर प्लैनेट, इंटीरियर प्लैनेट्स। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल क्या होता है, तो बेसिकली टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है सरफेस, सरफेस, हार्ड सरफेस। जैसे हमारे पृथ्वी पे जानते हैं कि सरफेस है जिस पे हम खड़े हो सकते हैं, जिस पे हम बिल्डिंग बना सकते हैं, जिस पे माउंटेन है, जिस पे अलग अलग तरह का लैंडफॉर्म है, तो बेसिकली वही होता है टेरेस्ट्रियल। तो ये जो इंटीरियर प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनमें क्या होता है, इनमें एक सरफेस होता है। इनका सरफेस क्या होता है, सॉलिड
मटेरियल का बना होता है, जिसमें आप हम खड़े हो सकते हैं, जिसमें कुछ भी स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ठीक है। और इनका सबसे बड़ा ये फीचर होता है कि इनका डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, हाई डेंसिटी, ठीक है। इनको हम कहते हैं इंटीरियर प्लैनेट या इनर प्लैनेट। कौन कौन से हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। उसके बाद हमारे पास ये जो आउटर वाले प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो प्लैनेट थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये हैं आउटर प्लैनेट्स। ये क्या है? आउटर प्लैनेट्स। दिस 4 आर आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स को हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है जोवियन प्लैनेट। जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन का मतलब क्या होता है? जोवियन का बेसिकली मतलब होता है गैसियस प्लैनेट। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि बाकी इनर प्लैनेट्स की तरह इनका सरफेस जो है वो सॉलिड स्ट्रक्चर का नहीं बना हुआ है। वो क्या क्या बना है? वो गैस का बना हुआ है। ये क्या है? ये सारे गैस के गोले हैं, ठीक है। बेसिकली कौन से गैस? तो हाइड्रोजन और हीलियम, यही गैस होते हैं बेसिकली, क्योंकि हम जानते थे सारा कुछ क्या से बना है? नेबुला से बना है, और नेबुला होता ही हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है। अच्छा, तो इन प्लैनेट्स का क्या है? सरफेस नहीं है, दे हैव गैसियस सरफेस, गैसियस सरफेस। और इनका डेंसिटी जो होता है कंपैरेटिवली लो होता है, लो डेंसिटी, ठीक है। तो रिसेंटली अभी सीडीएस का पेपर, जो सीडीएस फर्स्ट 2023 हुआ था, उसमें ये सवाल आया था कि विच ऑफ द प्लैनेट्स आर गैसियस प्लैनेट, ठीक है। तो गैसियस प्लैनेट क्या क्या होते हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। अब आइए अब हम देखते हैं, हमारे मन में सबसे पहले सवाल ये आना चाहिए कि ये गैसियस स्टेट में क्यों है और इंटीरियर वाले सॉलिड स्टेट में क्यों है, ठीक है। तो अगर इस फिगर को हम देखें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सन से पहले तो थोड़ी ज़्यादा दूरी पे है, ठीक है। ये सन से करीबी है इनर वाले, आउटर वाले थोड़े दूर पे हैं, ठीक है। तो सन जब हमारा यंग था तो सन क्या कर रहा था? सन यंग जब था तो वो सोलर विंड रिलीज करता था। क्या रिलीज करता था? सोलर विंड। दिस वर सोलर विंड, ठीक है। अब हम सब जानते हैं कि स्टार्टिंग में कुछ भी सब्सटेंस हमारे यूनिवर्स से बना होगा, वो बना नेबुला से। नेबुला क्या था? तो बेसिकली गैस था, क्लाउड जैसा मटेरियल था। तो हमारे अंदर वाले प्लैनेट भी गैस के ही थे पहले, पर जब सोलर विंड इनका था तो सोलर विंड क्या किया कि इसके आसपास के गैस को, वीनस के आसपास के गैस को, अर्थ के आसपास के गैस को और मार्स के आसपास के गैस को अपने साथ उड़ा करके ले गया, ठीक है। उड़ा करके ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि यहाँ पे सोलर विंड जो था उसका इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा था। अब जैसे ही सोलर विंड थोड़ा दूर में आ गया तो उसका इंटेंसिटी उतना कम नहीं हुआ, वो थोड़ा बाधित हो गया, ठीक है। तो उसका स्पीड डिक्रीज कर गया। और दूसरा कारण ये था कि ये प्लैनेट्स काफ़ी छोटे हैं, तो प्लैनेट्स छोटे होने के कारण क्या होता है? ग्रेविटी कम होता है। तो ग्रेविटी कम हुआ तो इन गैसेस को ये पकड़ नहीं पाया, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटी हम जानते हैं मास पे डिपेंडेंट होता है, ज़्यादा बड़ा प्लैनेट होगा तो ग्रेविटी ज़्यादा लगेगा। तो वही सेम केस हो रहा है आउटर प्लैनेट में। आउटर प्लैनेट जुपिटर देखिए बहुत ही बड़ा है, तो ये गैसेस को अच्छे से होल्ड करके रखा है, तो गैसेस को यहाँ से उड़ने नहीं देता है, पहला बात। और दूसरा, यहाँ तक सोलर विंड भी है, वो ज़्यादा इंटेंसिटी का नहीं पहुँच पाता है। तो बस यही रीजन है कि जो आउटर प्लैनेट है वो गैसियस स्टेट में है और इनर प्लैनेट जो है वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। चलिए इस टेबल को देखते हैं। लेट्स सी दिस टेबल। ये टेबल बेसिकली कंपैरिजन है सारे प्लैनेट्स में डिस्टेंस फ्रॉम सन, रेडियस, डेंसिटी और नंबर ऑफ मून के टर्म में, ठीक है। इसका बेस क्या है? इसका बेस है अर्थ। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करते हैं अर्थ से सन की दूरी 1 है, तो मार्स से सन की दूरी कितनी होगी, जुपिटर से सन की दूरी कितनी होगी, सैटर्न से सन की दूरी कितनी होगी, या मर्क्यूरी से सन की कितनी दूरी होगी, ये डाटा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे अर्थ से सन की दूरी को हमने बेस माना है, अर्थ का रेडियस को हमने बेस माना है, 1 माना है, और डेंसिटी में बेस मानने की जरूरत है नहीं, वो सबका एग्जैक्ट वैल्यू होता है ग्राम पर वॉल्यूम क्यूब, ठीक है। उसके बाद ये नंबर ऑफ मून। तो आइए देखते हैं। मर्क्यूरी, अगर अर्थ से सन की डिस्टेंस 1 है तो मर्क्यूरी से सन की डिस्टेंस 0.38 है, मर्क्यूरी का रेडियस 0.38 है, डेंसिटी 5.4 है और नंबर ऑफ मून 0। मर्क्यूरी का कोई भी मून नहीं है। सिमिलरली वीनस 0.72, 0.9, डेंसिटी 5.2 और नंबर ऑफ मून, वीनस में भी कोई मून नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अर्थ, तो अर्थ को हम बेस ही माने हैं। अर्थ का डेंसिटी कितना होता है? 5.5, और अर्थ का डेंसिटी सारे प्लैनेट्स में से सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम डेंसिटी अर्थ का होता है, ठीक है। और रिसेंटली एनडीए में क्वेश्चन आया था कि प्लैनेट्स को उनकी डेंसिटी के बेसिस पे अरेंज करना था, ठीक है। ये 2023 वाले पहले पेपर में, ठीक है। उसके बाद अर्थ के पास कितना मून है, यानी कितना नेचुरल सैटेलाइट है, तो एक है चंद्रमा हमारा मून, ठीक है। उसके बाद अर्थ के बाद क्या आता है? मार्स। तो मार्स से, अगर अर्थ से सन की दूरी 1 है तो मार्स से सन की दूरी कितनी होगी? 1.5। मार्स का रेडियस कितना होगा? 0.53। डेंसिटी कितना है? 3.9। और मार्स के मून कितने हैं? 2,
ठीक है। तो 2 मून है, एक बार सीडीएस में इन दोनों मून का नाम पूछ लिया था। इनका नाम क्या होता है? इनका नाम है फोबोस और डेमोस। ये 2 मून है, मार्स के 2 मून है, फोबोस और डेमोस, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली जुपिटर, डिस्टेंस फ्रॉम सन 5.2, रेडियस 11.2, डेंसिटी 1.3 और मून 80 के अप्रॉक्स, ठीक है। ये बढ़ते घटते रहता है जैसे जैसे खोज होते रहता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। उसके बाद सिमिलरली सैटर्न का 9.5, 9.4, डेंसिटी 0.7 और मून 83 और वो अप्रॉक्स है, ठीक है। उसके बाद यूरेनस 19, 4.11 रेडियस, डेंसिटी 1.17 और नंबर ऑफ मून 27। उसके बाद नेपच्यून, डिस्टेंस फ्रॉम सन 30, रेडियस 3.8, डेंसिटी 1.60 और नंबर ऑफ मून 13, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि ये जो सारे प्लैनेट्स हैं ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो ये रिवॉल्व करते हैं सेम डायरेक्शन में, क्या करते हैं? रिवॉल्व इन सेम डायरेक्शन। ऑल प्लैनेट रिवॉल्व इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। यानी मान लीजिए अगर ये हमारा सूर्य है और ये सारे प्लैनेट्स हैं, तो सूर्य अगर इस साइड से रोटेट कर रहा है तो सारे प्लैनेट भी इस साइड से रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। किधर? सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में सूर्य रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये बात चलिए, ये बात बहुत जरूरी था, ये बात हम देख लिए। इसके बाद एक और बात है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक और बात क्या है? तो हम जानते हैं कि सारे प्लैनेट्स 2 तरह का मोशन करते हैं, एक रिवॉल्यूशन, दूसरा रोटेशन। रिवॉल्यूशन सूर्य के अराउंड और रोटेशन किसके? तो अपने एक्सिस पे गोल, अपने एक्सिस पे घूमते हैं, ठीक है। तो हमारा 2 जो प्लैनेट है वीनस और यूरेनस, ये अपने एक्सिस पे बाकी सारे प्लैनेट से अपोजिट घूमता है। कैसा घूमता है? अपोजिट। जैसे देखिए, अगर सारे प्लैनेट्स जो हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अर्थ हमारा कैसे रोटेट करता है? अर्थ हमारा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, ठीक है। तो जो हमारा वीनस और यूरेनस होगा ये क्या, ये कैसे करेगा? ये ईस्ट टू वेस्ट करेगा, ठीक है। बाकी सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन में करते हैं। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिनके प्लैनेट के नाम के लास्ट में अस लगा हो वो ऑपोजिट रोटेट करते हैं। जैसे वीनस के लास्ट में अस है और यूरेनस के लास्ट में अस है, ठीक है। बाकी प्लैनेट्स सेम डायरेक्शन में रोटेट भी करते हैं और रिवॉल्व भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के साथ साथ हमारा यूनिवर्स भी कंप्लीट होता है। तो ये जो हमारा यूनिवर्स सीरीज था ये 2 वीडियोस में कंप्लीट हुआ है, और इस वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद था ताकि पेपर में कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी टॉपिक से आएंगे, कोई भी इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्स टॉपिक से एक हम बोनस टॉपिक रखेंगे, वो ये टॉपिक रहेगा कि मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, ठीक है। अभी तक हमने फिगर में देखा कि मर्क्यूरी और अर्थ के बीच में तो वीनस है या अर्थ के पास मार्स है, पर वो अर्थ के सबसे करीबी प्लैनेट क्यों नहीं है? मर्क्यूरी ही क्यों है? तो वो एक बोनस वीडियो होगा, बोनस टॉपिक होगा यूनिवर्स चैप्टर से, तो उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।